ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। ये जस्ट 2016 में आई है। एक बार एक चीज और आप लोग बता दें मुझे, ठीक है? तो इन मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, an oil drop of radius r and mass m and charge q is equal to, this is given in the problem, 6 pi eta r v 1 plus v2 divided by e, is moving upward with a terminal velocity v2, means terminal velocity is given, which is equal to v2 due to applied electric field of magnitude e, where eta is coefficient of viscosity. The acceleration due to gravity is given by, ठीक है? तो if a drop of radius r is in the balance, weight of the drop is mg towards downward direction, and there is a Stokes force, or you can say viscous force due to viscosity, which is 6 pi eta r and v. For example, if this velocity is vt or v2, terminal velocity, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी है तो v2 6 pi r eta r v2 is the viscous force or drag force, which should be equal to this mg. Then and only then it will goes up with a velocity of v2, which is terminal velocity. So at this stage, when particle is moving with terminal velocity, भालू को terminal velocity, then net force should be equal to 0. Net force should be equal to 0, and it is only possible when 6 pi eta r v2 is equal to net force. लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स ही होता है, नेट शब्द हो गया समेशन में. So 6 pi eta r v2 is equal to mg plus another force, which is qe, applied force moving upward. तो चार्ज पार्टिकल q होगा, तो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड की वजह से भी फोर्स होगा, वो भी होगा qe फोर्स. qe अभी डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, ये आपको सोचना है. एक तो 6 पाई eta r भी हो गया, एक mg हो गया. सर अपवर्ड होगा क्वेश्चन में तो दिया नहीं, अपवर्ड तो जा रहा है. एक्चुअली में कुछ गड़बड़ हो गई है ना, मैंने कुछ चीजें गलत दिखा दी हैं. अपवर्ड जा रहा होगा तो ड्रैग फोर्स से पीछे लग रहा होगा. 6 पाई eta r v2 है ना, और qe ऊपर लग रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा. तो qe should be equal to mg plus 6 pi r v2 eta r v2. तो qe is equal to how much? 6 pi eta r v2 plus mg is equal to qe is equal to 6 pi eta r v1 plus v2. So from here you can say that this term should be cancelled out. So m is equal to how much? 6 pi eta r v1 divided by g. 6 pi g पूछा है तो g is equal to हो जाएगा 6 pi eta r v2 divided by m. कौन सा है ऑप्शन? पहला. So A option is correct. समझ में आया कि नहीं? सर इसमें ये QE ऊपर की साइड कैसे लग रहा है? बेटा वरना अगर सब नीचे लगेंगे तो फिर बैलेंस कौन करेगा? फिर टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कैसे करेगा? सर जो विस्कस फोर्स आपने कौन सी कही है, ड्रैग फोर्स हमेशा अपोजिट ही लगेगी टर्मिनल वेलोसिटी की. वो जिधर भी मूव करेगा उसके अपोजिट लगता है. ये तो होता है ड्रैग की खासियत. मूव किधर कर रहा है, ऊपर की तरफ तो नीचे लगेगा. ओके. किसी को और कोई डाउट? सर एक बार फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए. फर्स्ट स्लाइड बेटा यही है, ये पहली स्लाइड. ओके सर, ओके. इसमें दो लिखी इसीलिए है, पहली स्लाइड पे तो वो लिख रखा है मैंने टाइमिंग वगैरह, तो दो से ही शुरू होती है. तो फिर से समझ लें, अगर कोई दिक्कत लग रही हो, क्यों इसलिए ऊपर लगाना पड़ा, इसमें लिखा नहीं है ऐसा कहीं, क्योंकि अगर
QE लगना ही चाहिए ऊपर की तरफ, तो तभी ये क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी से चल पाएगी, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि mg भी नीचे लग रहा होगा और 6 पाई r ईटा r v2 भी नीचे ही लग रहा होगा, तो QE ही बैलेंस कर पाएगा mg को और 6 पाई ईटा r v। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। सर हम QE को नीचे और 6 पाई ईटा r को ऊपर नहीं ले सकते? बेटा कैसे लोगे जब टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ को है, ये देखो ये लाइन, ओके ओके सर, समझ आ गया। सवाल में लिखा हुआ है इसलिए लगाना पड़ा, पहले मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसीलिए मैंने ऊपर बना दिया। ओके सर। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी को ऊपर की तरफ को है तो ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ को होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया सभी को? यस सर। चलिए नोट कर लें जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर हो गया। ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी का अपोजिट होगा क्या हमेशा? बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही नहीं है ना, जब आप चलते हो कोई भी चीज जब चलेगी, मोशन अगर इधर होगी तो ड्रैग पीछे लगेगा, ये बात तो कंफर्म है ना। आप जब कभी भी बाइक से चलो या स्कूटी से चलते होगे तो आपको ऐसा नहीं लगता आपकी स्कूटी को कोई रोक रहा है, जो एयर का ड्रैग है वो हमेशा पीछे ही तो लगता होगा जिधर चलाते होगे। तो ड्रैग इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रैग। ओके, यस। कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रैग की वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, कौन है? ऋषि बेटा, आपको लग रहा है इसमें दी हुई है? ऋषि हाँ सर। कहाँ लिखा हुआ है? सर यहाँ पे मूविंग अपवर्ड है और उसका आगे ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई, ई ऑफ मैग्नीट्यूड ई पूरा पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई। तो डायरेक्शन कहाँ दी हुई है ई की? सर हम मूविंग अपवर्ड हो कह रहे उससे थे मतलब नहीं ना, उससे मतलब नहीं, उससे ये नहीं पता चलता कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, इससे पता चलता है कि ये मूव कर रही है टुवर्ड्स वर्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई फोर्स इसे ऊपर लगा के बैलेंस कर रहा होगा, जिस वजह से नेट फोर्स आ रहा होगा जीरो, और जिस वजह से ये टर्मिनल वेलोसिटी को पकड़ चुकी होगी। टर्मिनल वेलोसिटी तो तभी कोई चल सकता है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। mg और 6 पाई ईटा r v2 ये तो एक ही दिशा में है, तो जरूर QE को ऊपर होना पड़ेगा, तभी इसीलिए तभी बैलेंस हो सकती है। तो इससे पता चल रहा है, ना कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट से, बस ये बात। ठीक है, समझ गए होंगे। कल आप लोगों को मैंने आप एक क्वेश्चन दिया था, आई थी कि आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ बातें हमारी हमने आपसे बोला था कि इस कांसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि A2 और A3 का जो एवरेज होगा वो A1 के बराबर होगा, इक्वल एंड अपोजिट। याद आया ये वाली बात? यस सर। तो इसको हम ये मैंने आपको बोला था, आप लोग रिजल्ट निकाल के लाए, किसी ने वो 4 इक्वेशन सॉल्व की? अब आप लोग ढील देने लगे लग रहा है, किसी ने भी 4 इक्वेशन सॉल्व की? नहीं की। जिन लोगों ने नहीं की वो अभी से ही सोच चुके हैं कि उनका इस बार होगा नहीं। अभी भी आपके पास देखो एक तरीका ये है कि आप लोग अपना दिमाग लगाएं, और एक तरीका ये है कि आप मेरी बात सुने और अंधे होकर आप एक बार को ये सोचने की जो सर कह रहे हैं एक बार वही करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इसी प्रोसीजर जैसे हम आपसे कह रहे हैं वैसे आप करो, अच्छा यही रहेगा। आपसे बोला सॉल्व करके लाना, इसका मोटिव ये नहीं था कि वो आंसर निकालना था, मोटिव ये था कि आपका पेन चले, थोड़ी देर आपका दिमाग चले, आपका दिमाग थके, ये मोटिव था। तो आप लोगों ने अगर इस मोटिव को पूरा नहीं किया तो आप लोग फिर उस हिसाब से नहीं चल रहे जिस हिसाब से मैं आपको चलाना चाहता हूँ। ओवरऑल आप लोगों ने अगर आंसर निकाल लिए होंगे तो आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। फिलहाल अभी मैं मान के चल रहा हूँ किसी का आंसर निकला नहीं, लेकिन मैं इस कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्लाइड आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है ये थोड़ा वही उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जिस तरीके से आप लोगों को और कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग समझाए थे। तो मान लीजिए ये है डबल हेडवुड मशीन, ठीक है, और मान लीजिए ये 30 और 70, मतलब ये मैं नेग्लिजिबल लेंथ की मान रहा हूँ, तो 30 प्लस 70 100 मीटर्स की ये स्ट्रिंग है, ये वाली डोरी 100 मीटर्स की है। ठीक है, और मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि इनका डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका एवरेज ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं शुरुआत करूँ, शुरुआत मान लेता हूँ कहीं से भी, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ शुरुआत की m1 मास मान लीजिए कितना ऊपर चला गया, प्लस 10 ऊपर की तरफ, 10 मीटर्स ऊपर चला गया, यानी यहाँ आ गया। ये t = 0 पर, मान लीजिए t = t एनी स्ट्रेंथ पर ये सिचुएशन है। ठीक है, तो ये कितना चला गया ऊपर? 10 मीटर, फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स। तो ये वाली जो पुली होगी वो कितना नीचे खिसक जाएगी? 10 मीटर्स, क्योंकि ये पुली इसी डोरी से अटैच थी। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये वाली पुली नीचे आएगी, तो ये पुली कितनी नीचे आ गई? 10 मीटर्स नीचे आ गई। अब ये पुली 10 मीटर्स नीचे आ गई। फॉर एग्जांपल एक और मान लेता हूँ वेरिएबल कि ये वाला ऊपर चला गया 5 मीटर फॉर एग्जांपल, तो किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, दो तो अपनी तरफ से मान लेंगे, तीसरा अपने आप निकाल लेंगे। तो ये कितना चला गया? मान लीजिए 5 मीटर्स। तो जब ये 5 मीटर चला गया और ये 10 मीटर नीचे आ गया, तो 5 इधर से कम हुए और 10 इधर से कम हुए, तो टोटल कितना बचा? 15 मीटर बचा। अगर होता तो 25 होता, लेकिन ये पूरा कितना है? 25 ही है। 5 इधर कम हो गया, 10 ये नीचे आ गया, तो ये 15 बचा। अब ये टोटल डोरी की लेंथ थी 70 + 30 मतलब 100 थी, 15 इधर रह गई, तो बची हुई इधर आएगी, यानी कि 85 इधर आएगी, 85 इधर आएगी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये 10 इधर कम होने के बाद कितनी रह गई थी? 60।
भाई ये 70 है, ये 60 हो जाएगी। तो ये 60 में से अगर 85 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25। यानी कि M3 कितना नीचे चला गया? 25 नीचे चला गया। यानी जब M1 10 मीटर और M2 5 मीटर ऊपर गए तो 5 + 10 नहीं गए, 25 मीटर नीचे गया कौन? M3। अब हम देख लेते हैं कि 25 मीटर M3 का डिस्प्लेसमेंट और M2 का डिस्प्लेसमेंट का एवरेज ये 10 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। M2 का डिस्प्लेसमेंट है +5 M3 का डिस्प्लेसमेंट हुआ -25 +5 -25 का एवरेज अगर निकालूंगा तो कितना आएगा? -20 अपॉन 2 मतलब -10 और नेगेटिव साइन के साथ अगर देखें तो +10, यानी कि ये +10 आना चाहिए। सही आ रहा है? बिल्कुल नहीं समझ में आया अभी भी? आगे सर। तो हम अब याद कर सकते हैं इस चीज को आराम से कि M2 और M3 का डिस्प्लेसमेंट का एवरेज ही M1 का डिस्प्लेसमेंट होगा। M2 और M3 के एवरेज वेलोसिटी ही M2 की M1 की वेलोसिटी होगी और M2 और M3 की एवरेज एक्सेलरेशन ही M1 का एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन मतलब पोजीशन कहने मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं एवरेज वाला तो वेलोसिटी भी करेगी और वेलोसिटी कर रही है तो एक्सेलरेशन भी करेगी, क्योंकि वो सारे क्या है? डेरिवेटिव्स ही। सर M3 के लिए वो 60 कैसे हुआ? बेटा फिर से एक बार आप देखो, मैं पेन चला के दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। देखो ये देखो, ये वाला कितना नीचे आ गया? 10 मीटर। जितना ये ऊपर गया उतना ये 10 नीचे भी तो आएगा। और ये मान लीजिए 5 ऊपर चला गया यहाँ से, तो ये 5 ऊपर गया, ये 10 नीचे आया, तो बचा कितना? इस 30 में से 5 नीचे से कम हो गया, 10 ऊपर से, तो 15 ही तो बचा ये। और अगर ये 15 बचा तो ये पूरा 85 होना चाहिए, टोटल 100 है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? यहाँ से इस ब्लॉक तक की, M3 तक की पहले कितनी थी? 70। ये 10 नीचे आ गया, ये कितनी बचेगी? 60। टोटल कितने नीचे चला गया? 85। तो 60 कम कर दूंगा तो 25 तो नीचे चला गया। अभी भी नहीं समझ में आई? आगे सर। तो कहने का मीनिंग क्या है? ये सब इंडिपेंडेंट नहीं, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है ना कि 3। 2 कहने का मतलब है अगर आप 2 बता दोगे, दो डिस्प्लेसमेंट बता दोगे तो तीसरा अपने आप निकल आएगा। तीसरा निकाल लिया और उसके बाद ये भी प्रूव कर दिया कि वो एवरेज के फार्मूले को फॉलो करेगा। सर M2 के लिए 5 हमने माना था ना अपने मन से, सर ये कुछ भी हो सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं ये तो बोला, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये फ्रीडम आपकी है। ऊपर को मानना 2 तो कम से कम मानने ही पड़ेंगे, तभी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स कम से कम 2 चाहिए। ठीक है सर। तो 10 और 5 आर्बिट्रेरी चॉइस कर ली मैंने और इनके बिहाफ पर मैंने निकाला तीसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना आया? 25 माइनस का 25। ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको बनाने में आप ज्यादा दिमाग न लगाएं, केवल इतना याद रखें कि अगर एक डोरी के नीचे एक और पुली लटकी हुई जिसके दोनों तरफ मासेस लटके हुए हैं, तो उन मासेस का जो डिस्प्लेसमेंट्स का एवरेज होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, उनकी जो वेलोसिटीज का एवरेज हो गया वो नेट वेलोसिटी होगी और उनके जो एक्सेलरेशंस का एवरेज होगा उसका वो नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, चल सकता हूँ आगे? किसी को कोई और डाउट है तो पूछ ले। किसी को नहीं पूछा? चलो आगे। सर वो डबल एटवुड्स मशीन का होमवर्क दिया था ना आपने? हाँ। सर उसमें तो कैलकुलेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है नीचे जा। मैंने आपको क्या बताया था कि वो कठिन है बहुत, तभी तो आपको ट्रिक बताई थी कि ऐसे याद कर लेना। वो ट्रिक क्या बताई थी आप लोगों को? वो यही बताई थी कि भाई पहला आंसर भी मैच नहीं कर रहा था। सारे मैच कर रहे हैं सर, सारे निकाल लिए मैंने। सारे निकाल लिए। चलो आपस में शेयर कर देना, सॉल्यूशन को स्कैन करके शेयर कर देना और बच्चे भी सीख जाएंगे। ओके सर। M2 M3 M1, तो जो इसका एवरेज, इसका जो आंसर आया था वो तो मैच कर ही रहा होगा। 4 M2 M3 वहीं से ये बनाई है ट्रिक, जो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ना, तो यहीं से वो ट्रिक बनी है। ये आंसर मैच करा होगा आप लोगों का, जिन लोगों ने किया होगा। यस सर। और इसी को देखकर वो ट्रिक बनाई गई है कि यू कैन कन्वर्ट दिस डबल एटवुड मशीन इनटू वन सिंगल एटवुड मशीन। तो एक आंसर आप अगर ट्रिक याद कर लोगे तो आपको दूसरे आंसर निकालने आसान होंगे, अदरवाइज वो 4 इक्वेशन सॉल्व करनी है, थोड़े लंबे हैं लेकिन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी कोई नई चीज नहीं है उसमें। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स होगा, वो कैलकुलेशन लंबी चौड़ी है इसीलिए। चलिए कल की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्कुलर मोशन में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये प्रॉब्लम का नंबर क्या है एक बार आप देख के बता दो तो अच्छा रहेगा। अगली बार से मैं ध्यान रखूं क्योंकि आज ही मुझे पीडीएफ मिली। चलिए आप लोग देख लेना, ये पिक्चर बना हुआ होगा, सुनिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ए बॉल ऑफ मास स्मॉल एम स्लाइड्स अंडर ग्रेविटी विदाउट फ्रिक्शन inside a semi-circular depression of radius a inside a fixed block placed on a horizontal surface as shown in the figure. पेज 62 पे है। हाँ, पेज 62। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 33। चलिए ठीक है। तो a ball of mass m slides under gravity without friction inside a semi-circular depression of radius a inside a fixed block
placed on a horizontal surface as shown in the figure, the equation of motion of ball in the x direction will be. So all options are incorrect. मैं करेक्शन कर देता हूँ, कल भी किया हुआ था, 3 है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर है, देखें आप लोग, वहां करेक्ट किया हुआ है। यस सर। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ अनोखापन है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इंडिपेंडेंट सॉल्व करोगे ना तो हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो। पहली बात, प्रॉब्लम में ऐसी क्या खास बात है वो देखिए आप पहले। एक तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के अलाउंग पूछी गई। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो लैग्रांजियन लिख लेते हैं, और लैग्रांजियन लिखने के बाद ये सवाल हल नहीं होगा, बहुत मुश्किल, मतलब जितना टिपिकल आपने कल डबल एटवुड मशीन में टाइम लगाया उससे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बाय लैग्रांजियन मेथड, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें एक्स एक्सिस के अलाउंग करनी, तो इसे न्यूटोनियन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जल्दी हो जाएगा अपेक्षा कर। और जल्दी भी क्या होगा, फिर भी दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो वो क्या रहा है इसमें कि एक बॉल को ग्रेविटी के अंतर्गत एक सेमी सर्कुलर डिप्रेशन में ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया गया है। तो बॉल कुछ इस तरीके से भाग रही है, ठीक है, इस तरीके से बॉल मोशन कर रही है, और हमें किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पर हम देखते हैं इस पे कितने फोर्सेस लगे होंगे, क्योंकि विदाउट नॉलेज ऑफ फोर्स तो बड़ा करके पिक्चर को बना दिया जिससे कि आप लोगों को दिखाई आसानी से दे। तो मान लीजिए इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो कि लगना भी चाहिए एन, और एक और फोर्स लग रहा होगा जो आप समझ रहे होंगे एम जी। इसके अलावा कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये लिखा हुआ है विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अब इन्हीं फोर्सेस का सारा खेल है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे नॉर्मल रिएक्शन निकाल पाए। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके कंपोनेंट्स करने होंगे, क्योंकि कंपोनेंट ही बताएंगे कि इसको किस डायरेक्शन में मोशन करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके 2 कंपोनेंट लिए, mg के अगर कंपोनेंट लूं, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो mg का एक कंपोनेंट लूंगा, एक तो आएगा ये और एक आएगा ये। अब रही बात एंगल मानने की, तो एंगल मान लीजिए ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये mg इधर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, चलिए mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, सही है। अब यानी कि n और mg cos थीटा मिलके इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे होंगे, क्योंकि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स दिस मोशन कांट अकर। इस मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ी होगी। तो n के लिए पहले देखते हैं फॉर n, तो n माइनस mg cos थीटा, n माइनस mg cos थीटा, it should be equal to mb square upon r. Just a minute. So m minus mg cos theta is equal to mb square upon r, और इस सेमी सर्कुलर डिप्रेशन की जो रेडियस दी हुई है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल ए दी हुई है, तो r की जगह मैं लिख लेता हूँ स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ से ये n माइनस mg cos थीटा बराबर mb स्क्वायर अपॉन r आ गया। अब दूसरा v की वैल्यू कितनी होगी, ये v कितना होगा, यहाँ से अब ये गिरेगा, अगर यहाँ से जब गिरना स्टार्ट होगा तो रेस्ट से गिरा होगा, तभी वरना बाहर निकल जाता, तो रेस्ट से गिरा होगा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी आई होगी वो हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से लगा सकते हैं। तो मान लीजिए ये ए है और ये पी पॉइंट है, तो ई एनर्जी कंजर्व बाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इज 0, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज फॉर एग्जांपल 0। either you can say that kinetic energy at A plus potential energy at A, kinetic energy at P plus potential energy at P. So kinetic energy at A is 0 plus UA minus UP. UA minus UP means change in potential energy. तो यहाँ से यहाँ तक potential energy change कितना होगा, mgh. mgh कितना होगा ये distance, अगर ये A है लंबाई तो A cos theta, mg A cos theta is equal to kinetic energy at P is half mv square. So v mm cancel, v square is equal to आ गया g A cos theta, और यहाँ अगर लगाऊंगा तो आएगा n माइनस mg cos theta is equal to m2 भी आएगा ना, 2 mg cos theta
2mg cos थीटा, a अपॉन a होगा वो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से n निकल के आएगा कितना, 3mg cos थीटा। अब हमें n पता चल गया, अब हमारे पास सारे फोर्सेस का ज्ञान है, n भी पता है हमें, mg भी पता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अलोंग x एक्सिस कितना होगा नेट फोर्स, तो ये नोट कर ले, मैं आगे बढ़ूंगा। सर यूपी पे हम सर पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर देंगे सर, कुछ भी नहीं रहेगी। बेटा एक तरीका ये है, मैं बार बार ये चीज बोलना नहीं चाह रहा था। आप या तो पोटेंशियल एनर्जी को कहीं भी आर्बिट्रेरी जीरो मान सकते हो, यहाँ जीरो मान लो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर, ओके सर। और दूसरे पॉइंट पे इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। ओके जैसे इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की आपको पूछी जाए तो आप नहीं बता पाओगे, जैसे आप एंट्रोपी किसी की सिस्टम की पूछोगे तो नहीं बता पाओगे, जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की पूछोगे तो नहीं बता पाओगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता पाओगे, चेंज इन एंट्रोपी बता पाओगे, चेंज इन मतलब चेंज बता पाओगे, है ना। यस सर। बेटा क्लियर हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब आपसे बोला जाता है ना घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं, 220 वोल्ट आते हैं लगभग बिजली, तो क्या आता है, वो पोटेंशियल नहीं आता, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। ओके होता है ना, न्यूट्रल फेज आते हैं घर में, तो किसी फेज की पोटेंशियल नहीं होता है, वो न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में फेज का पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब हमारे पास n पता चल गया, तो अब ड्रॉ कर लेता हूं मैं, n पता चल गया कितना, और mg पता चल गया। सर मैं लास्ट स्लाइड में v स्क्वायर की जो वैल्यू रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा क्या? क्या हुआ? ये हाफ या v स्क्वायर है तो यहाँ तो 2 से 2 कटेगा। वैसे आप बताओ कटेगा नहीं कटेगा? सही है अच्छा सर। हाँ अब n आपको पता है, mg पता है, आपको x एक्सिस के अलोंग फोर्स पूछा गया है, तो आपने क्या किया, इसको x एक्सिस मान रखा है ना, लिखा हुआ भी है, और ये z एक्सिस है, तो x एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना होगा भाई, mg का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग कुछ होगा, mg जो कुछ है वो z डायरेक्शन में, तो mg का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग 0, तो केवल ये वाला एंगल हमने थीटा मान रखा है, तो n का ये कंपोनेंट केवल आएगा जो कि x एक्सिस के अलोंग होगा, वो कितना होगा, n cos थीटा तो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और n sin थीटा होगा इस डायरेक्शन में। मतलब नेट फोर्स along x axis is इसको हम mx डबल डॉट भी लिख सकते हैं, माइनस n sin थीटा। सही लिखा है मैंने, माइनस साइन बता रहा, माइनस x एक्सिस के अलाउंग है, n की वैल्यू डाल दी अगर, तो पीछे से अभी मैंने लिखी थी -3mg sin थीटा cos थीटा sin थीटा, mm कैंसिल, तो x डबल डॉट प्लस 3g sin थीटा cos थीटा की वैल्यू अगर देखें तो कितनी होंगी, इस ट्रायंगल में देख लें भाई, ये ट्रायंगल बना ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये एंगल थीटा है ना, ये a है, ये a है, तो sin थीटा, ये x और y, ये x और z मान लेता हूँ, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, x अपॉन a, और cos थीटा इज इक्वल टू z अपॉन a इज इक्वल टू 0, और सेमी सर्कुलर डिप्रेशन है, तो इसका एक बात ये पक्की है, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो z बराबर हम लगाए तो कितना आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a भी बाहर ले लूं अगर मैं, तो a बाहर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन a से a कैंसिल बराबर 0, तो ये आ जाएगा x डबल डॉट प्लस 3g बाई a x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लें एक बार, किसी को कोई डाउट हो, नेगेटिव साइन नहीं समझ में आया, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो n sin थीटा नेगेटिव आ गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, पीछे आंसर पे जाए तो थर्ड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे स्पेशल क्या था इस क्वेश्चन में, पीछे देखें आप, तो mg के कंपोनेंट करके m निकाला, और फिर m के कंपोनेंट करके आंसर निकाला, ये स्पेशलिटी है जो बहुत जल्दी ट्रिक नहीं करेगी, ये एक अच्छा है इस क्वेश्चन में। क्या क्लियर हुआ? किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकता है। देखिए आप जो भी आंसर पूछना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो आप न्यूटोनियन तक ही पूछ पाओगे ज्यादातर, बाकी सब चीजें तो फिर माननी पड़ेंगी आपको,
फिर मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग उतनी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो आपके दिल में जो भी सवाल आता है पूछ ले, इस पर समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते। ये सर आ गया। सर जो इससे पहले नोट कर लिया सभी ने? सर ये सर अपनी ये जो यूए लिया है ना, हेलो यूए, हाँ हाँ सर, इसमें हाइट में a cos थीटा क्यों लिया है वो समझ में आया। बेटा mgh होता है, हाँ वो तो डेल्टा u इज इक्वल टू होता है mgh, h का मतलब वर्टिकल हाइट। हाँ वो बट a cos थीटा कैसा है? a cos थीटा कैसा है? ये a है, ये थीटा है, तो ये क्या है? मतलब वो फाइनल पोजीशन तक ले रहे हैं क्या हम लोग, मतलब वो पॉइंट तक ही क्यों ले रहे हैं, पी पॉइंट तक ही हम क्यों ले रहे हैं वो? बेटा पी पॉइंट पर ही तो वेलोसिटी है भी। अच्छा इसलिए पी पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर तो डिस्कस करना ही होगा ना, तो हमने वो पी पॉइंट डिस्कशन के लिए यूज किया है। ए से पी तक आने में कितनी वेलोसिटी गेन कर लिया वो हमने निकाल ली, वो हमने लगा दी, तो उससे एन पता चल गया कितना एन होगा। अच्छा ठीक है हाँ। चलेंगे ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, ये भी आपकी असाइनमेंट में किसी और प्रॉब्लम पे होगा। एक बार पीछे सर। कुछ पूछना है? राइट। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक चीज और ध्यान दें, कुछ लोग पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप कहां पर रेफरेंस ले रहे हैं। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट यहां ले लिया है, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल यहां ले लिया, तो ऊपर वाले सारे पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले सारे नेगेटिव होंगे। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज अगर नेगेटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। चलिए, the particle slides on the inside surface of a frictionless cone. The cone is fixed with its tip on the ground and its axis vertical. Axis इसकी vertical है, as shown in the figure on the right, जो कि right है, bottom में बनी हुई है। ठीक है, the semi vertex angle of cone is alpha. ये वाला एंगल जो है अल्फा है। If the particle moves in a circle of radius r0 without slipping downwards, the angular frequency omega of this motion will be. एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। देखिए मैकेनिक्स में आप लोग एक बात समझ लें कि ये क्वेश्चन न्यूटोनियन से कर रहा हूं मैं अभी, बाद में इसी क्वेश्चन को मैं लैग्रांजियन से करवाऊंगा और चाहूं तो हैमिल्टोनियन से भी करवाऊंगा, मतलब कर सकता हूं। तो इसलिए कोई ऐसा सिस्टमैटिक आपको दिखेगा नहीं कि न्यूटोनियन में जो चीजें आएंगी वो फिर से रिपीट होंगी, वो अप्रोच डिफरेंट होगी। तो क्वेश्चन जो करवा रहा हूं मैं ये फिर रिपीट करूंगा आपको, लेकिन तब लैग्रांजियन अप्रोच से करूंगा। तो इसीलिए रैंडमली चॉइस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को कहीं से भी उठा ले रहा हूँ, केवल इसलिए कि जिससे कि आपको टेक्निक्स पता चल जाए किस तरीके से करते हैं। मोटिव ये है, मोटिव असाइनमेंट कराना बिल्कुल नहीं है मेरा, वो तो आप लोग खुद करो, लेकिन मोटिव ये कैसे न्यूटन्स लॉ लगाए जाते हैं ये सिखाना। ठीक है, तो आप इस कोन के बारे में देखें जरा। ये कोन है और जिसपे एक पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है, लेकिन विदाउट स्लिपिंग डाउनवर्ड्स। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन नीचे नहीं उतर रहा है। इसकी पूरी प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा नीचे उतरते वक्त भी। तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नीचे नहीं उतर रहा, तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे? एक तो लग रहा होगा mg, लेकिन mg इसको नहीं गिरा पा रहा है, नीचे नहीं ला पा रहा है। उसकी वजह होगी जरूर कोई ना कोई से फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। और एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस कोन, कोन की प्लेन के परपेंडिकुलर n लग रहा होगा। ठीक है, अब रोल इन्हीं दो फोर्स का है, बाकी कोई और तीसरा फोर्स तो है नहीं। तो इस n के कंपोनेंट करता हूं मैं, तो n के अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो n का एक कंपोनेंट ये आएगा, n का एक कंपोनेंट आएगा ये, और एक कंपोनेंट आएगा ये। n का कंपोनेंट कितना आएगा? ये एंगल पहले दिखाना पड़ेगा। ये वाला एंगल दिया हुआ है इस सवाल में अल्फा, ये तो दिया हुआ है। और अगर ये अल्फा है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा होगा, और ये वाला अल्फा होगा, क्योंकि पूरा 90 है तो ये अल्फा होगा। जरा देख ले, ये अल्फा ही होगा भाई। ये 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90। सर mg के अपोजिट ही लगेगा ना n, तो सीधा उसको n का कंपोनेंट n क्यों n ही लगता है सर? इस mg के अपोजिट कब लगता है? नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे प्लेन अगर ऐसा है तो परपेंडिकुलर ये हुआ ना, ये लगेगा। प्लेन अगर सीधा है तो परपेंडिकुलर ये हुआ तो ऐसे लगेगा। mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो n के कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट आएगा n cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा n sin अल्फा। थीटा के पास वाला cos का, दूर वाला sin का। अब ये गिर नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसकी वजह ये रही होगी जरूर n sin थीटा और sin अल्फा इट शुड बी इक्वल टू mg।
इसीलिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा होगा। और n cos थीटा अल्फा it will give the mv square upon r centripetal force and the radius of this path is r0 is given in the question, so it is r0, तो ये mg r0 mv square upon r। ठीक है, तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, हमें निकालना क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो इसका फार्मूला थोड़ा बदल देते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो इसका एक और फार्मूला भी होता है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? m r0 ओमेगा स्क्वायर mr0 ओमेगा स्क्वायर। ये वाला लगा दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो आपको मिलेगा क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू mg बाई mr0 ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडरवुड g अपॉन r0 tan अल्फा, और जैसा भी आपका आंसर मांग रहा होगा। तो क्या आ रहा है आंसर? यही आ रहा है, ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 10 से कर दीजिए। स्लाइड 10 बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर से इक्वेशन दोबारा देख लो कि जो n sin थीटा है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने में खर्च हो जा रहा होगा, सॉरी n cos थीटा, तो n cos थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने में खर्च हो जा रहा है, और n sin अल्फा जो है वो इसको mg को बैलेंस करने में खर्च हो जा रहा है। इसीलिए पार्टिकल क्या है, घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो ये नीचे आने लगेगा, अगर ज्यादा करने लगेगा तो ऊपर जाने लगेगा। ऐसा भी सवाल करवाऊंगा मैं आप लोगों को जब लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन करवाऊंगा, तब ये पूरी डिटेल में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद स्मॉल ऑसिलेशन आल्सो। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आप लोग देखेंगे आपके असाइनमेंट में होगा, ए थिन सर्कुलर रिंग। ये भी प्रॉब्लम मैं आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम छोटी प्रॉब्लम है, इसको पूरी प्रॉब्लम, कंप्लीट प्रॉब्लम, यही सिस्टम होगा, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन से भी करवाएंगे। ए थिन सर्कुलर रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर with constant angular velocity omega. A bead embedded in the ring remains at rest with respect to the ring in the position as shown in the figure. Value of theta must be, किस थीटा पर ये बीड इसमें फिक्स थीटा पर हो जाएगी, मतलब this bead is rotating, this ring is rotating about vertical axis। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस पे ये रिंग रोटेट कर रही है। तो बीड जब ये रोटेट कर रही होगी तो इस पर कितने फोर्स काम कर रहे होंगे, फिर वैसे ही कर सकते हैं, नीचे mg और ये लग रहा होगा क्या, n या t, या n कह लेता हूं, नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें दो तरीके की मोशन हो सकती थी, एक तो along the ring and another one is along this circular motion। तो इसमें बताया कि भाई सर्कुलर मोशन के अबाउट मोशन हो रही है और वो फिक्स है, बीड जो है वो अपने रिंग के रिस्पेक्ट में फिक्स है, रिंग भले घूम रही है। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो mg के कंपोनेंट्स करूं या n के कंपोनेंट्स करूं, तो आप देखेंगे कि n के कंपोनेंट्स करना ठीक रहेगा। n cos थीटा इधर आ जाएगा और n sin थीटा इधर आ जाएगा। अब फिर हम कह सकते हैं क्या, n sin थीटा जरूर प्रोवाइड करा रहा होगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा, और वो कितना होगा, mr ओमेगा स्क्वायर, वेयर रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, नो दिस पाथ, और रिंग की रेडियस तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है, कैपिटल आर है, रिंग की रेडियस कैपिटल आर है। चलिए जरूरत पड़ेगी तो, और m cos थीटा इसको mg को बैलेंस करेगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, अगेन when bead is at rest with respect to ring। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, तो आ जाएगा tan थीटा
इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेंगे, वो कट भी जाएगा। और आर की वैल्यू अगर आप देखें तो स्मॉल आर कितना होगा, कैपिटल आर कॉस थीटा नहीं साइन थीटा के बराबर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स जी बाई आर स्क्वायर ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक चीज समझ नहीं आ रही, हाँ बेटा पूछो। इसमें स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर साइन थीटा कैसे आ गई? स्मॉल आर क्या चीज है? स्मॉल आर रेडियस है किसकी, जो बीट। यस सर। आप बताओ। सर कैपिटल आर तो हमें गिवन है सर, लेकिन स्मॉल आर क्या चीज है? स्मॉल आर किसका होगा बेटा? स्मॉल आर ये जो हॉरिजॉन्टल रेडियस है, ये रेडियस है, ये वाली बीड की है ये, बीट जिस पाथ पे मोशन कर रहा है ये रेडियस है। ओके सर। तो ये कैपिटल आर है और ये आर है और ये थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, आर अपॉन कैपिटल आर, तो आर बराबर आर साइन थीटा नहीं है। ओके सर। और किसी को पूछना है? सर क्वेश्चन 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा के टर्म्स में आ रहा है, इसको कॉर्ड में चेंज करें तो ऑप्शन डी आ रहा है। आप आर की वैल्यू भी तो लगाओगे, आपका आंसर पे कैपिटल आर के टर्म्स में नहीं आ रहा होगा। कैपिटल आर के टर्म्स में आ रहा है, कैसे आएगा? ये सामने क्या गलत लिखा हुआ है मैंने? ये वो तो इक्वेशन तो सही है ना दोनों। हाँ अभी दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा r ओमेगा स्क्वायर बाय z। हाँ cot थीटा बराबर होगा z बाय r ओमेगा स्क्वायर। हाँ, वो थीटा इक्वल टू cot इनवर्स b बाय r ओमेगा स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो कौन सा आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर आएगा वो। स्मॉल आर आएगा ना, कैपिटल आर के टर्म्स में आंसर यही आएगा, ये नहीं आएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? हेलो, वो हो गया सर, आगे हो गया? अच्छा, अगर आप इसको, ये मैं सोचा आप लोग कुछ और पूछना चाह रहे हो, एक काम ये कर सकते हो, अगर आप मुझसे ये पूछो कि बीड रेस्ट में है, ये रेस्ट तो दिख नहीं रहा, मेथड 2 देखो। अगर आप बीड को रेस्ट में दिखाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ, अब आपके लिए क्या होगा, ये रिंग तो रुक गई, ये रिंग रुक गई, बीड भी क्या हो जाएगी, रेस्ट में, है ना? ये रेस्ट में तो हो जाएगी। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बता रहा हूं करने का तरीका। बीट के रिस्पेक्ट में तो क्या है, रेस्ट में है। अब ये एंगल थीटा है, ठीक है, mg इधर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही होगी। अब एक बात बताओ कि इस तरीके के दो फोर्सेस में कभी कोई पार्टिकल किसी भी पर्सन को रेस्ट में दिख सकता है? नेट फोर्स तो कुछ ना कुछ है ना भाई। अगर कंपोनेंट करूंगा इसके, तो कंपोनेंट अभी भी कितने आएंगे, एक इधर आएगा n cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। अब कंपोनेंट आ रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट ऐसा तो है नहीं जो कि इसे n sin थीटा कैंसिल कर दे, फिर भी ये रेस्ट में क्यों है? क्योंकि न्यूटन लॉ डायरेक्टली लगा नहीं पाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, स्यूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कल्पना करनी पड़ेगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। होता हो समझेंगे, कहने के तरीके तो बदल जाते हैं। और फिर से हम यही कहेंगे, क्या रेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम? रेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे, n sin थीटा माइनस mr ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों बराबर रहेंगे तभी रेस्ट में आ रहा होगा। ये इक्वेशन 1। और n cos थीटा माइनस mg, ये भी 0 के बराबर आ रहा होगा, जिस वजह से रुक जा रहा होगा। इसके रेस्ट को डिफाइन करने का तरीका क्या है भाई, n sin थीटा जरूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो गया होगा, इसीलिए वो रुका हुआ है, और n cos थीटा mg के बराबर हो गया होगा, इसलिए वो रुका हुआ है। तब भी ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आंसर यही देंगी, फर्क थोड़ी पड़ा कुछ। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आप दिखा रहे हो, तब आप इसके रेस्ट को डिफाइन कर ले रहे हो, और सेंट्रीपिटल फोर्स दिखा रहे हो तो आप उसकी सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर रहे हो। समझ आ गया सर? कल भी मैंने यही किया था। अच्छा, कुछ लोग बीड नहीं समझ पा रहे, बीड किसे बोलते हैं? बीड मीन्स एक तरीके का मोती होता है। बीड इज व्हाट, लाइक मोती। मोती या कह सकते हो क्या, जैसे धागे में परोया जा सके, है ना? समझते हो ना, इसको क्या बोल सकते हैं बीड? सर वो जो एबेकस में नहीं लगा होता है, हाँ वही बीड्स होती हैं, उसको क्या बोले, इसीलिए उसको टर्म दिया गया बीड। जैसे धागे में मोती परोए जाते हैं ना, जैसे ये
इनको बीट्स बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो, इसके पाथ को बीट नहीं बोलते, इस पार्टिकल को, ऐसे पार्टिकल को हम लोग बीट बोलते हैं। तो मन का बोलते हैं, मन का जो भी है, मतलब मोती परोने वाले जो होते हैं वो ऐसे फ्लावर्स को भी डाला जाता है उनमें। ठीक है, चलिए आप और कोई पूछना चाहता है कुछ और, ही आगे बढ़े? नहीं सर आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ लोग ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर पूछ रहे हैं, आप लोग खुद भी इरिटेट मत हो, मैंने कहा नोट्स में आप लोग लिख लो, ये सब ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपके नोट्स में लिखे होंगे, बार बार सामने आएंगे तो आपको बेनिफिट ही देंगे। ठीक है, पेज नंबर में लिख के भेज दूंगा। ए पॉइंट पार्टिकल एट रेस्ट is released from the top of a sphere of radius capital R and slides down frictionlessly under gravity. At what angle from the vertical does it leave the sphere? मतलब you have a sphere and a particle is on the top of this sphere. Okay? और ये क्या हुआ, जब आप इसको हल्का सा रिलीज किया तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे खिसकने लगा स्फीयर के ऊपर, और एक समय ऐसा आया जहां पे इसने स्फीयर को छोड़ दिया। दिस इज बेसिकली लीविंग पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर इसको स्फीयर ने क्यों छोड़ा होगा? छोड़ दिया मतलब सर कैसे? क्यों छोड़ा होगा इसमें? क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे आएगा नॉर्मल रिएक्शन कम होने लगेगी, और नॉर्मल मतलब इसका दबाव कम होने लगेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो गई, अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो गया तो ये सीधे निकल जाएगा, स्फीयर के ऊपर नहीं रहेगा। इसके बियॉन्ड, लीविंग पॉइंट के बियॉन्ड ये कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। जितनी भी स्पीड से पकड़ा गया होगा उसके बाद आगे जब भागेगा वो अंडर ग्रेविटी भागेगा, जैसे पत्थर भागता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। और इस लीविंग पॉइंट से पहले, जस्ट बिफोर दिस लीविंग पॉइंट, प्रॉब्लम इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉम्बिनेशन है ये प्रॉब्लम। ये कोई साधारण सवाल नहीं है, हालांकि इसका आंसर मुझे अभी भी याद है, आप लोगों को भी याद होगा, और सिनस 2/3 आता है, बहुत लोगों को ये रटा हुआ होगा। ये एक साधारण प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक लीविंग पॉइंट से पहले कुछ और है और लीविंग पॉइंट के बाद में कुछ और है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो अपना नेचर बदल देती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो अपना मेन चीज, जो मेन प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ही बदल गई। मतलब इंटायर सिस्टम का बिहेवियर बदल गया, पूरे सिस्टम का बिहेवियर बदल गया एक पर्टिकुलर लीविंग पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं नॉन होलोनोमिक प्रॉब्लम्स। हालांकि ये बात मैं आपको डिस्कस करूंगा जब कोर क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन ये साधारण सवाल नहीं है। अगर आप इसको वैसे समझे तो ये नॉन होलोनोमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर प्रूफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, ये दो प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है। तो लेकिन अच्छी बात ये है कि हमसे केवल ये पूछा गया है कि किस पॉइंट पर इसको लीव कर देगा, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ डजंट मैटर। जस्ट हमें ये पता लगाना है कि भाई जब तक सर्कुलर मोशन करी तो वो किस एंगल तक सर्कुलर मोशन इसमें की। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें सर्कुलर मोशन इस एंगल तक करी, इसका नाम दे रहा हूं थीटा। और चूंकि ये तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स है, हम इसके बीच का कोई एक पॉइंट मान के चलते हैं क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन करनी है। तो ये मैंने रेड कलर का कोई इनके बीच का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किया है, और इस पर पार्टिकल की पोजीशन और ये सब देखूंगा मैं। मान लीजिए इस पर जो रिएक्शन लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन एम है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। mg के अगर दो कंपोनेंट करूंगा तो ये mg cos थीटा होगा और ये वाला mg sin थीटा होगा। mg sin थीटा इसको नीचे लेके आ रहा होगा, और mg cos थीटा n के साथ मिलकर इसको क्या दे रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और कितना सेंट्रीपिटल फोर्स इसे मिल रहा होगा? mg cos थीटा माइनस m, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल रहा होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ को जो नेट फोर्स होगा वो mg cos थीटा माइनस n होगा। सही बोल रहा हूं नहीं? और ये किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर। ठीक है, अब चूंकि ये गिरना स्टार्ट हुआ यहां से, अगर मैं इसमें लगाऊं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगा दे रहा हूं। बात देखिए, काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव हुआ? रेस्ट से गिरी इस पॉइंट तक कितनी वेलोसिटी प्राप्त कर ली? हाफ mv स्क्वायर, है ना, बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? ये वर्टिकली कितना गिर गया? r minus r cos theta, r माइनस r cos थीटा, बिल्कुल सही बताया। तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2gr 1 माइनस cos थीटा। तो यहां से n g sin cos थीटा mg माइनस n x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2g 1 माइनस cos थीटा। तो यहां से n इज इक्वल टू हाउ मच? n कितना आ जाएगा?
3mg cos थीटा माइनस 2mg, नहीं mm तो उड़ी गया था ना, m भी उड़ेगा नहीं, 2g r अब क्या आएगा mg 3 cos थीटा माइनस 2, ये तो आएगा है ना, या ऐसे ऐसे लिख लें 3mg cos थीटा माइनस 2/3, ठीक है, अरे सही लिखा हुआ है। यस सर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितने एंगल पर नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाएगी, लीविंग पॉइंट कहाँ पर होगा? n0 कर देंगे तो अच्छा, कोई मुझे कैलकुलेटर से cos इनवर्स 2/3 की वैल्यू निकाल सकता है? cos इनवर्स 2/3 अगर मोबाइल हो किसी के पास, चलो मैं कुछ भी निकालता हूँ। तो 48.18 48.18 में पता कितना, जस्ट 48.18 डिग्री है ना, 189, नहीं मतलब लगभग 48 डिग्री है ना। यस सर। आप एक बार बताओ, जब 48 से ज्यादा हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन का क्या होगा? अगर मान लो इसमें फिसल नहीं हूं मैं मानू नहीं, मान लो इसमें मैं ये इस पे अटका ही हुआ होता, नीचे नहीं जा रहा होता, या फिर ये इस तरीके का क्वेश्चन होता, ये जेई में आया हुआ है वैसे, ये इस तरीके से यहाँ से फिसलना स्टार्ट करता, एक 48 डिग्री भी एंगल आता, उसके नीचे भी अगर इसको जाना होता तो नॉर्मल रिएक्शन अपनी अपोजिट नहीं कर लेता अपना बिहेवियर। नहीं समझ में आ रहा, ये पूछा गया था, ये मेरे पास क्वेश्चन है लेकिन वो जैम वाले बच्चों का शायद होगा कहीं पे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। क्या मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहली बात तो आपसे पूछा क्या जा रहा है वो देख लो, पहले आंसर पहले निकाल देते हैं। लीविंग पॉइंट कहाँ पर मिलेगा? n is equal to 0, so cos theta minus 2/3 is equal to 0, यानी theta is equal to cos inverse 2/3 which is equal to 48 डिग्री लगभग, ठीक है। लेकिन ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से निकालने दिया। कोई चाहे तो आपको इसमें काफी घुमा सकता है, यहाँ तो इसने स्फीयर को छोड़ दिया, n0 हो गया, लेकिन अगर मैं बाध्य कर दूं इसको रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि इसको स्फीयर पे ही रहना है, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन पहले जो ऊपर की तरफ को लग रही है वो नीचे लगने लगेगी, लेकिन ये तब होगा जब इसे प्रोध होगी किसी रिंग के अंदर, ठीक है। सर समझ नहीं आया ये वाला, इसमें ये आंसर समझ में आ गया? वैसे नहीं सर, ये तो आ गया, लेकिन जो आपने एनर्जी कंजर्वेशन लो लगाया है ना सर, ये नहीं समझ में डेल्टा यू डेल्टा ये चीज नहीं आई सर। बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लो ऐसे लगा लो चाहो तो, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट पी, ऐसे तो करा होगा, ए से मान लो, पी से मान लो, अब तो ठीक है। के माइनस पी ए को लिख लिया डेल्टा के, यू ए माइनस यू पी को लिख लिया डेल्टा यू। सर इन दोनों के लगाने, नीचे वाले पे तो नहीं लगेगा, लीविंग पॉइंट पे? लीविंग पॉइंट पे थोड़ी, लीविंग पॉइंट पे तो अलग है, वो तो बाद में, यहाँ तक तो प्रॉब्लम जनरल सॉल्व की, और बाद में लीविंग पॉइंट पर हमने n की वैल्यू 0 लगा दी। तो सर इसमें जो यू डेल्टा यू लिखा है वो mgr 1 माइनस cos थीटा, ये बता दो सर बस। बेटा ये परफेक्ट, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? चलो मैं, ये पूरा कितना होगा? ये रेडियस के r, और इतना mg cos थीटा, mg cos थीटा, बेटा फोर्स है, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ये कितना होगा? यस, ये भी तो आ रही है, रेडियस ही तो है। यस सर। तो ये रेडियस r है, तो ये कितना होगा? ये एंगल थीटा है सर, इसमें वो लगा देंगे sin थीटा cos थीटा वाला, तो r cos थीटा आ जाएगा, ये r cos थीटा आ जाएगा, और ये पूरा कितना है? r, ये कितना बचेगा? इतना ओके r माइनस r cos थीटा नहीं बचेगा? ओके सर। चले ये सर, हाँ, मैं ये बोल रहा था, ये जो येलो कलर से मैंने मार्क किया, ये एक्सप्रेशन बड़ा काम का है। ये एक्सप्रेशन मतलब आप देखें, n की वैल्यू कोई पूछे आपसे, जैसे मान लीजिए ये सवाल है, ऐसे पूछ लूं मैं आपसे कि अगर सर्कुलर रिंग है और यहाँ से कोई बीड इसमें प्रो रखी है, वो बीड, तो पहले बीड किधर टच करेगी और बाद में क्या पिक्चर होगी? नहीं समझे? अगर ये गिरने लगे बीड, तो बीड पहले कहाँ टच होगी? तो मैं आपको बताऊं, बीड इस तरीके से टच होगी, ये पहले टच होने का तरीका होगा, और जब यहाँ तक यहाँ पहुंचेगी तब कहीं टच नहीं हो रही होगी, और बीच में यहाँ कहीं पहुंचेगी, इसके बाद तो ऐसे टच होने लगेगी।
समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? इसके साथ टच होना चाहिए सर। हाँ, बीट टच होने का मतलब समझ रहे हो? क्योंकि जब टच होगी बीट नीचे से टच होगी तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर बनेगी, और जब बीट इधर से टच होगी तो नॉर्मल रिएक्शन इधर बनेगी। सही कह रहा हूँ नहीं? यस सर। और ऐसे ये वो जगह होगी जहां से ये बिहेवियर बदलेगा। वो डिग्री है 48 डिग्री। मतलब 48 डिग्री के बाद एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर होगा। हाँ एग्जैक्टली अपोजिट होगा। एक मिनट रुक जाओ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है? आज ही बता दूंगा, मतलब अभी दोबारा जो क्लास होगी। और क्या कुछ पूछ रहा है कोई? 48 डिग्री के बाद क्या होगा? तो बिहेवियर एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं जब लीव कर जाएगा तो कैसे होगा। मैं ये कह रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं है। अगर लीव ना करने देता और इसको प्रो देता किसी रिंग के अंदर, तब मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? तब बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, वो जेई मेंस में आया हुआ है, मतलब एडवांस में शायद। अच्छा क्वेश्चन है वो। चलिए फिलहाल अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। आपका आंसर तो निकल ही आया, मोटिव ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हो गई, पुली से रिलेटेड हो गई, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हो गई। अब टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं। टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे लैडर प्रॉब्लम, जैसे स्टिक प्रॉब्लम। इनमें क्या होगा, अक्सर ये प्रॉब्लम्स कैसी होंगी जिनमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर नॉट सेम। मतलब जिन प्रॉब्लम्स में लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगी फोर्स की, एक ही डायरेक्शन में नहीं होगी, उन जगहों पर टॉर्क भी हमें एनकाउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट उसके बाद नहीं बनेगी। मे बी पॉसिबल कि दो फोर्सेस अगर जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो घुमा सकते हैं चीजों को, भले ही उन्हें वो भगा नहीं सकते। तो ऐसी प्रॉब्लम अक्सर आप स्टिक वाली प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कि दो सपोर्ट्स है जिन पे एक स्टिक रखी हुई है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एमजी नीचे लग रहा होगा, स्टिक का वेट, और नॉर्मल रिएक्शन इन पर किधर लग रही होगी, ऊपर, N1 और ये वाली N2। तो इसमें देखिए आप ध्यान से कि N1 N2 mg की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो केवल न्यूटन्स लॉ का वो पार्ट जिसमें हम नेट फोर्स जीरो कर देते थे उससे निकाल सकते थे, तो वो भी नहीं है कि नेट फोर्स स्टैटिक्स। अगर ये तब भी रुकी हुई है तो आपको क्या बताया था, अगर ये स्टिक रेस्ट में है then summation f should be equal to 0 and also summation tau is equal to 0. So how can you write these two equations? Summation f is equal to 0 you can write very easily. कैसे लिखेंगे आप? ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर, दाएं वाले बाएं वाले के बराबर, यही तो है समेशन f 0 होने का मतलब। तो ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर मतलब n1 + m2 = mg हो जाएगा। पहली इक्वेशन तो ये हो गई, लेकिन ये अकेली इक्वेशन के साथ में एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो n1 और n2 वेरिएबल्स है। सो यू कैन सॉल्व ओनली दिस इक्वेशन फॉर n1 एंड n2 इफ यू हैव टू इक्वेशंस। तो वो दूसरी इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगी, टॉर्क से। तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट अबाउट व्हिच यू वांट टू कैलकुलेट टॉर्क। तो यू कैन चूज एनी पॉइंट आर्बिट्रेरीली, आपकी इच्छा है, आप स्वेच्छा से किसी भी पॉइंट को आप चूज कर ले। तो मैंने किसी भी पॉइंट को चूज करना था, तो मान लीजिए इसको चूज कर लिया। और लेट अस कंसीडर द टॉर्क ऑफ अदर फोर्सेस, बिकॉज द फोर्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैव जीरो टॉर्क। mg का टॉर्क o के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, तो बचे हुए टॉर्क क्या होंगे, n का टॉर्क कितना होगा, n1 का टॉर्क कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस a है और ये b है तो n1 का टॉर्क कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू o, n1 into a फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और n2 का टॉर्क क्या होगा, n2 into b फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। अब आपको ये देखना है कि कौन सा टॉर्क पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव। तो अगर आप देखें कि o के रिस्पेक्ट में, o को आप ऐसे समझ लें जैसे आपके हाथ में o है, अगर सारे फोर्स नहीं होते, केवल ये n1 होता, तो o के रिस्पेक्ट में ये किसको कैसे घुमाता, ऐसी तो घुमाता। और अगर आपसे मैं कहूं n2 से कैसे घुमाता, अगर सारे फोर्स नहीं होते, केवल o होता और n2 होता, तो ये ऐसे घुमाता। तो एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये ट्रेडिशन मान लिया गया है कि क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मान ले, बराबर से। नहीं समझ में आया? दिस इज द ट्रेडिशनल वे, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। सही है? नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, नाउ यू कैन सॉल्व फॉर n1 एंड n2। ठीक है, कितना आएगा n1 n2 का देखें तो, n1 n2 कितना आएगा, बोले बेटा। सर ये समझ नहीं आया इसमें साइन कि भाई बेटा इस तरीके हमें n1 इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज का। अब वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप मान के चलो वो आपके हाथ में है, ये वाली जगह आपने पकड़ रखी है हाथ से ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आपका हाथ है। अब आप बताओ केवल n1 होता और आपका हाथ होता तो किधर जाती है, हाथ की साइड आती है।
नहीं N1 होता और आपका हाथ होता तो इधर ही तो जाती जिधर मैंने रेड कलर का निशान बनाया। जी N1 को फिक्स रखना है, मतलब O को फिक्स रखना है अपने हाथ को। आपके हाथ के रिस्पेक्ट में किधर जाती N1 फोर्स क्या ले जाता है, इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाता है। ओके सर, अब आगे O के रिस्पेक्ट में देखो तो N2 इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाता। अगर ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाए तभी तो ये कहीं नहीं जा रहा होगा। ओके सर, ऐसे समझ सकते हो। या तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, या ये लैडर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इन लैडर वाले क्वेश्चन में मान लीजिए ये एक लैडर है, सीढ़ी पे आप लोग चढ़े भी होंगे, हो सकता है किसी किसी घर में हो भी सीढ़ी। सीढ़ी पे भी आप चढ़ने का बड़ा कलाकारी होती है। बचपन में हम लोगों को बड़ा डर लगता था कि सीढ़ी किस एंगल पर खड़ी है। अब तो बड़े हो गए तो पता लग जाता है कि कौन से एंगल पे खड़ी करनी चाहिए सीढ़ी, जिससे वो गिरेंगे नहीं हम उस पर, है ना। कभी आप लोगों ने महसूस किया सीढ़ी पे चढ़ते वक्त कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक चढ़ने के बाद ये पता चल जाता है कि अगर इसके ऊपर डंडे पैर रखा तो फिसल जाएगी सीढ़ी। यस सर। तो वो फीलिंग्स कहाँ से डेवलप होती हैं, बार बार चढ़कर। लेकिन इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना हो तो ये कहना ये चाहते हैं कि सीढ़ी और जो जमीन पे ग्राउंड और जो लैडर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ता है, और जब वो अपने पीक पर होता है, बेटा अपने आप को म्यूट करें, जब वो अपने पीक पर होता है तो आपको अंदाजा लग जाता है कि आप फ्री हो गई सीढ़ी। उसके बाद अगर आप चढ़ोगे तो हो सकता है वो उसको इतना टॉर्क दे दे कि वो पीक पे होने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक ना पाए और सीढ़ी फिसल जाए। तो इस प्रॉब्लम को देखें कैसे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर सीढ़ी से रिलेटेड होगी तो कोई भी सीढ़ी खड़ी हुई हो अगर एक ग्राउंड और एक दीवार के बीच में, तो हमेशा ये तो बनाओगे ही N1 इधर होगा, नॉर्मल रिएक्शन से कहानी है। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर यहाँ टच हो रहा है तो ये N1, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ टच हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर N2, और एक वेट होगा सीढ़ी का, यही तो होगा। अक्सर यही प्रॉब्लम में आएंगे। अगेन यू हैव 3 फोर्सेस, आप उनके लिए सॉल्व करोगे क्या, फोर्सेस को पहले बैलेंस कराओगे। तो ये लैडर इज एट रेस्ट, लैडर रेस्ट में, तो समेशन एफ क्या देगा आपको 0। समेशन एफ 0 क्या देगा आपको, बाएं वाले के बराबर। तो दाएं वाला तो एक है लेकिन एक और बनाना पड़ेगा आपको, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि बिना उसके ये सीढ़ी रुक नहीं पाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, सीढ़ी अगर फिसलेगी तो किधर फिसलेगी, बाहर की तरफ को, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, इधर। तो अब आप लिखें बाएं वाले के बराबर, मतलब N1 बराबर FR, पहली इक्वेशन, और दूसरा बनाएंगे तो ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर, यानी N2 बराबर mg। ये 2 इक्वेशन आपको मिल जाएंगी किससे, समेशन F बराबर 0 करने से। दूसरा एक है समेशन टॉर्क बराबर 0। अब टॉर्क किसी भी पॉइंट अबाउट निकालना हो तो हमें ये वाला पॉइंट चूज कर लिया। इस पॉइंट को चूज करने से फायदा ये है कि N2 और FR का टॉर्क 0 हो जाएगा, केवल mg का और N1 का देखना होगा। तो अगर आप सोचें O को हाथ से पकड़ लें तो N1 क्या देगा, इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, N1 क्या देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो N1 माइनस का कितने बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस A है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम O, सो इट इज इक्वल टू A। और मान लीजिए mg से ये वाली दूरी कितनी है, B है, तो प्लस mg B, ये तो लिखोगे बराबर 0। N2 ही आएगा सर। N2 और FR का टॉर्क 0, क्योंकि O के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, O से ही तो पास हो रहा है। अरे पर R परपेंडिकुलर 0 है FR के लिए और N2 के लिए। सो यू हैव नेक्स्ट इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 3। अब आपके पास 3 इक्वेशंस है, आप 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, को समझ में आ रहा है नहीं? हाँ सर, इक्वेशन 3 बता दीजिए एक बार दोबारा से। इक्वेशन 3 टॉर्क लेना आना चाहिए। वो कैसे चूज करना है, अपने आप, आपको दिल करे ये वाला वो चूज कर लेना, आपका दिल करे ये वाला यूज कर लेना, जो दिल करे वो पॉइंट चूज कर लेना। मैंने बताया था ना, आर्बिट्रेरी चॉइस है, आपको वो चूज करनी, क्योंकि सीढ़ी कहीं से भी भाग तो रही नहीं है। अगर सीढ़ी कहीं से भी नहीं भाग रही तो आप कहीं भी कर सकते हैं। बीच में लेके दिखाना, बीच में ओ चूज करना है। बेटा अभी मैं पूरा सॉल्व करूंगा ना, ये देखो इधर देखो, आप लोग जितना कंफ्यूज हो रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। तो सीढ़ी का क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब करवा दूंगा। एक यही नहीं और भी है, ये देखो टिफर में आया हुआ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप पहचान जाना। तो बस थर्ड इक्वेशन, हाँ थर्ड इक्वेशन फिर से देख लो। अक्सर टॉर्क लेने में दिक्कत होती है। टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट लेना है उस पॉइंट से जाने वाले फोर्सेस का तो टॉर्क लेना नहीं है आपको, 0 होता है। अब बचे रहेगा कौन, mg और N1। तो आप सोचें केवल N1 है। अब देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, केवल N1 है और O है, बाकी सब मैं ब्लर कर दे रहा हूं, ठीक है? नहीं समझ में आया? इसी सवाल में ये N1 और O दिखा रहा हूं, ठीक है? ठीक है बेटा,
कीजिए। और N1 और O अगर दिखा रहा हूं तो N1 की O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी? इस N1 को एक्सटेंड कर दूं, ये वाली दूरी तो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये मैंने आपको पीछे A बता रखी है, तो ये भी यही होगी। तो N1 का टॉर्क कितना हो जाएगा? N1 इंटू A। गलत तो नहीं लिखा मैंने? अब चूंकि इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, चूंकि इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा इसके अबाउट, इसलिए नेगेटिव लिख दे रहा हूं। ठीक है नहीं? ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। अब mg का देख लो, ये mg है, इस mg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली O से, वो b है अगर, तो mg इंटू b, चूंकि ये इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस। अब टोटल टॉर्क 0 है तभी है रेस्ट में। अभी भी नहीं समझ में आई? सर बस ये नहीं आया, ये N2 and FR कहाँ गया फ्रिक्शनल फोर्स? आप ऐसा करना ना, मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में अगर नल हो है सर। तो उसको यहाँ से पकड़ना चलाने के लिए, तो नहीं चलेगा। ये आपका फोर्स, टॉर्क नहीं है। टॉर्क नहीं है इसका। ऐसी मैं उस दिन भी एग्जांपल बता रहा था, आप क्लास में हो शायद, कि चक्किया में अगर यहाँ पर ही डंडा लगा दिया जाए तो आपसे चक्की नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसका टॉर्क 0 आ जाएगा, क्योंकि फोर्स तो लगा दोगे आप, लेकिन आर परपेंडिकुलर 0 है। तब आप कॉमन सेंस से सोचो कि mg का और N2 का और FR का क्यों नहीं होगा। ओके सर आ गया। है ना? और दूसरी चीज और सोच लो कि कुछ लोगों ने पूछा ना कि O पॉइंट कैसे चूज करें। मैंने कहा आर्बिट्ररी कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो, लेकिन समझदार लोग वही होंगे जो ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जहां से ज्यादा फोर्सेस पास हो रहे हैं। जहां से ज्यादा फोर्सेस पास हो रहे हो उसी पॉइंट को चूज कर लो। इससे क्या फायदा होगा? वो ज्यादा से ज्यादा जितने भी फोर्स होंगे उनका सबका टॉर्क 0 हो जाएगा, आपके पास कम वेरिएबल्स बचेंगे, कम फोर्सेस का टॉर्क लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऐसा लगता है कि कौन चल रहा है। A ladder leans against the frictionless wall, ये आपके असाइनमेंट में नहीं है, मत ढूंढना। If the coefficient of friction with the ground is mu, what is the smallest angle the ladder can make with the ground and not slip? मतलब ये ladder है, leans against the frictionless wall. If the coefficient of friction with the ground is mu, what is the smallest angle? तो मान लीजिए with the ground ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा है, और ये एंगल थीटा है। तभी मैंने आपको इसके फोर्सेस दिखाए थे, याद हो तो। ये होगा N1, अभी तो लिखे थे, N2, और ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा क्या? FR। अब आप सोचो, इस सीढ़ी को आप जितना झुका के खड़ा करोगे, FR उतना ही ज्यादा होगा। सही कह रहा हूँ नहीं? क्योंकि जितनी ज्यादा झुकी हुई होगी सीढ़ी, जितनी ज्यादा झुकी हुई होगी ये लेडर, उतना ही ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ को भागने की, और जितनी ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ को भागने की, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स ये कवर करेगी। लेकिन मान लो ये अपने मिनिमम पे है, मतलब इसके बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? रोक ना पाए। इसके बाद अगर आपने झुकाया तो सीढ़ी क्या हो? गिर जाए नीचे। समझ रहे हैं बात को? तो फिर FR किसके बराबर होगा? अपने पीक पे होगा, और वो कितना होगा? म्यू N2, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन N2 है इस प्लेस का। तो यानी कि FR का वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू N2 इफ ओनली इफ दिस थीटा इज थीटा मिनिमम। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। एक फोर्स और लगेगा क्या? mg नीचे की तरफ। मान लीजिए सीढ़ी की लंबाई 12 है, 12 लेने के फायदे होते हैं। यूनिफॉर्म लेटर मान लिए तो L लंबाई पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये CG होगी, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टॉर्क लेना है आपको। एक तो पहले तो नेट फोर्स 0 कर दो। क्या क्या इक्वेशन आएंगी? दाएं वाले बाएं वाले के बराबर, और ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर। एक तो ये आ गई इक्वेशन, और दूसरा नेट टॉर्क को भी 0 रख दो। किसके अबाउट? O के अबाउट। और वो कहाँ मान लो? यहाँ। तो आप डायरेक्ट लिख लोगे या फिर से उतना ही समझाऊं? N1 का बता दो टॉर्क कितना होगा? N1 का टॉर्क O के रिस्पेक्ट में माइनस का, चलो बराबर के उधर ले जाऊंगा ना, बोलो। माइनस का N1 into 2 है। 2A नहीं सर, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना। साइन थीटा। 2L sin थीटा। हाँ सर बोला। 2L sin थीटा मिली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, बराबर mg का बता दो टॉर्क कितना होगा? mg L cos थीटा। L cos थीटा मिनिमम। कुछ कैंसिल हो रहा है, N1 निकल आ रहा है यहाँ से। N1 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी कितनी? म्यू mg, है ना। L कैंसिल,
कितना आएगा यहाँ से? tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू cot इनवर्स। सर एक बार वो पीछे वाली स्लाइड दिखाना। बेटा ये 1 मिनट। दिस इज द आंसर। तो पीछे वाली स्लाइड में जो में लाइन लिखी है वो बता दो कैसे? कौन सी? सर n1 की जगह म्यू m ओके दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। आगे इससे n1 बराबर आ जाएगा म्यू n2 म्यू mg। सर ये f म्यू n2 ये इसको समझा देना। कहां पे? ये f इज इक्वल टू म्यू n। मैं कह रहा हूं जितना ये एंगल कम होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, नहीं होगा? हां सर। जितना एंगल कम होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। अगर ये एंगल मिनिमम है कि ये रुक पाए इसलिए बनाओ तो फिर पीक पर होगा फ्रिक्शनल फोर्स अपने, क्योंकि उसके बाद अगर आपने और झुकाया ऐसे तो फ्रिक्शनल फोर्स अपने कंट्रोल नहीं कर पाएगा इसको। वो ग्राफ याद करो, बार बार ड्रॉ करने से आपकी याददाश्त में शायद आ जाए। ये वाला याद है किसी को? ये एफ आर म्यू एन के बराबर होता है कब? एक पर्टिकुलर लिमिट तक, उसके बाद ये मोशन में आ जाती है बॉडी, इससे पहले रेस्ट में रहती है। याद आ रहा है सबको? यस सर। तो ये तब तक जब इस मिनिमम थीटा पर ये क्या होगा? सर आपकी आवाज डबल आ रही है। वो किसी और के पास स्पीकर इधर उधर हो रहा होगा। अब देखो ठीक है, तो इस पर्टिकुलर थीटा पर ये पीक वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर होगा फ्रिक्शन, और उसके बियॉन्ड अगर आपने थीटा को कम किया तो ये सीढ़ी फिसल जाएगी। ठीक है, अक्सर होता है सीढ़ियां फिसलती हुई आपने देखी होंगी बहुत। यस सर। तो वो यही वजह रहती है कि इससे बियॉन्ड चले जाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स अपने पीक से ऊपर तो बढ़ नहीं सकता, जो कुछ बढ़ना था बढ़ चुका। इसके बाद नहीं बढ़ाओगे फिर भी एंगल कम करोगे तो गिरोगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। जिन लोगों को पीछे कुछ कमी लग रही होगी वो क्लियर हो रही होगी, और ज्यादा क्लियर करना है तो एक और सवाल कर लो। इसका ये आपके असाइनमेंट में होगा सर। उसको सॉल्यूशन एक बार पीछे करना सर। हाँ बेटा लिख लो। मेरा मोटिव है आपको हर तरीके के क्वेश्चंस को एक बार अवेयर कराना। ओके सर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल में कुछ खास बात नहीं है, आप पढ़ के देखो अपने मन में। ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 12 कट रहा है। दिख रहा है? ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 12 एंड मास स्मॉल m लीज अगेंस्ट ए बॉल इन वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। सही है, वही सवाल है। द फ्लोर इज रफ, ये भी बात सही है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये भी पुरानी बात है। A person of mass capital M stands on the ladder at a distance d from its base. Person और खड़ा हुआ है इस बार बस। If the ball is frictionless, the maximum distance d max up the ladder that the person can reach before the ladder slips is. फिर सोचो स्लिप होने वाली है, इसमें और उसमें फर्क क्या है? कुछ नहीं, एक mg और एक्स्ट्रा दिखाना है आपको। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? एक mg और एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा, बाकी तो वही सवाल बना। तो क्या हो रहा है देखो, देखो मैं दूसरे कलर के पेन से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, देखना। ये तो हो गई नॉर्मल रिएक्शन N1, ये हो गई N2, ये हो गया Mg, और ये हो गया कैपिटल Mg, है ना? और भी कोई फोर्स है? एक और फोर्स है, कौन? अगर D मैक्सिमम होगा तो ये सीढ़ी फिसल जाएगी इसके बाद, तो इसका मतलब ये अपने पीक पे होगा। कहीं समझ में आया? जी सर। ये D मैक्सिमम होगी तो ये अपने पीक पर होगी, फिसल जाएगी इसके बाद। तब आगे का सवाल आप लोग कर लो, फिर क्या बचा बताओ। ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर कितना? N2 बराबर M प्लस M G, पहली इक्वेशन। दाएं वाले बाएं वाले के बराबर N1 बराबर म्यू N2, ये तो इक्वेशन वही रहेगी। बस टॉर्क में दिक्कत आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने मन बना लिया करने का तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ किसके बाद मानूं, वो कहाँ मानूं? यही मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। बताओगे N1 का टॉर्क कितना आएगा अगर ये L लंबाई की है तो? 2L लंबाई दी हुई है ना? तो बताओ ये एंगल थीटा है, तो बताओगे N1 का टॉर्क कितना होगा? N2 sin थीटा, 2L sin थीटा, ये वाली डिस्टेंस लेंगे ना। और mg का टॉर्क स्मॉल mg, स्मॉल m, L cos कैपिटल mg का टॉर्क, कैपिटल mg का टॉर्क P max T cos थीटा, T max cos।
ये 3 इक्वेशन है, आंसर निकाल लो, 2 मिनट की बात है, आप आंसर बता दो कौन सा सही है। आपसे पूछा क्या गया ये भी बता देता हूँ। पूछा गया है कि थीटा बताओ कितना होगा ना, डी मैक्स। tan 1 की वैल्यू तो यहाँ से निकल आई ना, m प्लस एम जी इंटू म्यू। करो सॉल्व, पेन चलाओगे तो मिल जाएगा आंसर। इससे ये निकल आया n1 बराबर m प्लस स्मॉल m g इंटू म्यू। देखो आंसर मैच कर रहा है कोई से? आवाज आ रही मेरी सबको? आंसर मैच करा कोई से नहीं? साफ साफ दिख रहा है मुझे, तो आपको दिख रहा है पता नहीं, कुछ एक आध अहम की गलती है। डी हो सकता है, बी ऑप्शन, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है शायद। सर डी। डी मिसिंग है ना? हाँ नहीं डी तो होगा ही, डी मैक्स की तो वैल्यू है ही। हाँ सर डी मैक्स होना चाहिए। अरे नहीं, डी मैक्स की तो वैल्यू है ना। देखो आंसर मैच कर रहा नहीं? नहीं समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? हमें डी मैक्स चाहिए सर। हाँ सर आंसर डी आएगा। सही है, कोई करेक्शन तो नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर आगे सर आंसर यही है। ठीक है तो सॉल्व कर लो, मैं लिख दे रहा हूँ। आफ्टर सॉल्विंग, और ये आपने सॉल्व किया है, डी मैक्स इज इक्वल टू क्या है भाई? म्यू 2 म्यू 1 प्लस स्मॉल m by capital M स्मॉल m बाई कैपिटल M tan of theta tan थीटा आगे माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M इनटू L। ठीक है, बाकी जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उनको आंसर मिल जाएगा। तो कुछ भी अगर यही आया था, यही आएगा। क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से। यही आएगा सर। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। अगली क्लास 1 घंटे बाद है, तो आप लोग भी ब्रेक ले लें, चाय वगैरह पी लें, उसके बाद फिर से मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। क्लासिकल मैकेनिक्स का भी ग्रुप है क्या? क्या करें बेटा? नहीं नहीं हम लोगों का नहीं है, कुछ बच्चे पर्सनल मेल कर देते हैं, वो लिख लें आप लोग मेल आईडी क्लासिकल मैकेनिक्स। एक मिनट रुक जाए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेल आईडी क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स PHYS@gmail.com। ठीक है, इस पे आप अपनी क्वेरीज वगैरह या कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आपने डाल दिया करो। सर स्लाइड 17 शो कर दीजिए। स्लाइड 17 बेटा ये लिखा हुआ है इसमें, कुछ है ही नहीं। 7 स्लाइड शो कर दो एक बार। नेक्स्ट 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 इसमें पूछ रहे हैं टॉर्क की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। बेटा मैंने सिखाया था पिछली क्लास में। इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। ओके चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें बाकी के डाउट्स आप लोग पूछें।